आज हम मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में मिस्र की सभ्यता की इंट्रोडक्शन, मिस्र की सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, मिस्र की सभ्यता में जो नील नदी है उसके बारे में, मिस्र की सभ्यता की खोज कैसे हुई उसके बारे में, मिस्र की सभ्यता का समयकाल क्या है, मिस्र की सभ्यता के जो लोग हैं अलग अलग जातियों के वहाँ पर लोग रहते थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद मिस्र सभ्यता के स्रोत के बारे में पढ़ा, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक स्रोत थे। उसके बाद हम आज मिस्र की राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में मिस्र में अनेक राज्यों का उत्थान हुआ। मिस्र के लोगों ने बाढ़ों की रोकथाम, नहरों का निर्माण तथा कृषि की सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों को कुछ विशिष्ट लोगों या कहीं सामंतों के हाथों में सौंप दिया था। धीरे धीरे इन लोगों ने शक्ति ग्रहण की, यानी कि सामंतों ने शक्ति ग्रहण करनी आरंभ कर दी और मिस्र में अनेक छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हो गए। कुछ समय पश्चात समस्त मिस्र दो भागों में बट गया था। एक भाग ऊपरी मिस्र और दूसरा भाग निचला मिस्र कहलाया। 3400 ईस्वी पूर्व में मेनीज नामक शासक ने इन दोनों राज्यों को, ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र दोनों को मिलाकर इनका एकीकरण कर दिया और एक मिस्र राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात हमें मिस्र का क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। 3400 ईस्वी पूर्व में मेनीज ने जब इसको एकीकृत किया, उसके बाद कहते हैं 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक मिस्र के 31 वंशों के शासकों ने शासन किया। अध्ययन की सुविधा के लिए मिस्र के इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन काल, या जिसको बोलेंगे पिरामिड युग, जिसका समयकाल 3400 ईस्वी पूर्व से 2500 या 2500 ईस्वी पूर्व था, जिसमें पहले वंश से लेकर छठे वंश तक का ब्यौरा है। उसके बाद है मध्यकाल, या जिसको बोलेंगे सामंत युग, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1580 ईस्वी पूर्व तक इसका समयकाल था, या कहीं मध्यकाल का या सामंत युग का समयकाल था। 7वें वंश से लेकर 12वें वंश तक का इसमें ब्यौरा है। उसके बाद आता है नवीन या साम्राज्यवादी युग, 1580 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व तक इसका समयकाल था। 13वें वंश से आगे जितने भी वंश आए सब का ब्यौरा नवीन या साम्राज्यवादी युग में दिया गया है। तो इसमें हम 3 पार्टों में राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है प्राचीन काल या पिरामिड युग। प्राचीन काल या पिरामिड युग, जिसका समय काल 3400 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व है। तो इसमें अलग अलग वंशों के बारे में जो ब्यौरा है, 6 वंशों का ब्यौरा दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय वंश, इस काल का प्रथम शासक मेनीज था। मेनीज ने ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण किया। मेनीज का संबंध मिस्र के प्रथम राजवंश से था। मिस्र के द्वितीय राजवंश के राजाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। केवल इतना पता लगता है कि मिस्र के प्रथम 2 वंशों के 18 राजाओं ने 420 वर्ष तक शासन किया, या कहीं 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 2980 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इन शासकों ने लीबियनों एवं सेमाइटों के विद्रोह का दमन किया और मिस्र को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। इन वंश के शासकों ने दलदलों को सुखाकर तथा सिंचाई की व्यवस्था करके मिस्र को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान की। प्राप्त स्रोतों में प्रथम तथा द्वितीय वंश के शासकों के नामों के आगे उत्तरी तथा दक्षिणी, या कहें ऊपरी या निचला, उत्तरी के लिए ऊपरी और दक्षिणी के लिए
निचला राज्यों के एकीकरण के प्रतीक के रूप में मधुमक्खी तथा पेपिरस का गुच्छा या लिली के पौधे की शाखा के रूप में लिया गया है। कहता है कि दक्षिण की गृध देवी नेखत थी, उत्तर की नाग देवी बूटो, और कभी कभी होरस के साथ सेत नामक देवता का उल्लेख भी होता है। इसीलिए मिस्र के सभी शासक एक लंबा सा मुकुट धारण करते थे। यह सफ़ेद रंग का और लाल रंग का होता था। सफ़ेद रंग जो होता था वो दक्षिण का रंग था या दक्षिण के शासक पहनते थे, और लाल रंग जो था वो उत्तर का रंग था, उत्तर के शासक पहनते थे। या फिर शासक इन दोनों रंगों का मिश्रण का मुकुट पहनते थे जिसमें सफ़ेद और लाल रंग होते थे। इस समय मिस्र की राजधानी हेलियोपोलिस थी। पहले और दूसरे वंश के समय जो मिस्र था, मिस्र की राजधानी हेलियोपोलिस थी। उसके बाद आगे आता है तीसरा राजवंश। तीसरे वंश में जोसेर ने, एक शासक आता है जोसेर ने 2980 ईस्वी में मिस्र के तृतीय राजवंश की स्थापना की। सम्राट जोसेर के समय मेम्फिस राज्य का उत्थान हुआ। जोसेर के प्रधानमंत्री इम्होटेप ने, जो एक योग्य मंत्री, कुशल वैद्य, निपुण दस्तकार, सुप्रसिद्ध वक्ता एवं लिपि शास्त्री का ज्ञाता था, ने मेम्फिस नगर या राज्य के निकट सक्कर नामक जगह पर 190 फुट ऊंची सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण करवाकर मिस्र स्थापत्य कला में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। इस पिरामिड का निर्माण पूरी तरह पत्थरों से किया गया है। इम्होटेप के इस निर्माण ने उसे अमर बना दिया तथा मिस्र के लोग उसे देवताओं के समान आदर करने लगे। मिस्र वासियों के बाद यूनानी भी इम्होटेप की पूजा करते थे। इस वंश के अंतिम शासक नेफ्रू ने 170 फुट लंबे तथा 50 मीटर चौड़े जलपोत का निर्माण कराया था। उसके समय व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में मिस्र ने बहुत उन्नति की। इस वंश की राजधानी मेम्फिस थी। तीसरे वंश के समय मेम्फिस को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद आता है चौथा राजवंश। चौथे राजवंश में जो संस्थापक है मिस्र का सबसे शक्तिशाली शासक खुफू, जो पहला सबसे शक्तिशाली शासक है वो है खुफू और प्रसिद्ध भी है। उसने मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण गीजा में करवाया। गीजा नामक जो जगह है, उसके शासनकाल में राजा या फर्राहो, राजा को ही फर्राहो की उपाधि दी गई थी, तो राजा को फर्राहो कहा जाता था। तो राजा अर्थात फर्राहो की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उस समय राज्य का प्रमुख उद्देश्य फर्राहो के लिए अनस्वर समाधियाँ या पिरामिड बनवाना था, क्योंकि पिरामिड राजाओं की जो समाधियाँ होती थी उन्हीं को बोला जाता है। खुफू के बाद उसका बड़ा पुत्र डेडेफ्रे गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई खेफ्रे गद्दी पर बैठा। खेफ्रे के समय हेलियोपोलिस के देवता रे के पुजारियों की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। उसने भी पिरामिडों का निर्माण करवाया, या कहें खेफ्रे ने भी पिरामिडों का निर्माण करवाया। इस वंश के अंतिम शासक मेनेफ्रे था, और मेनेफ्रे के पश्चात मिस्र राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और हेलियोपोलिस के यूसेर कॉफ नामक एक पुजारी ने मिस्र में एक नया वंश या कहीं पांचवें वंश की स्थापना कर दी। तो अगला आता है पांचवा वंश। पांचवें वंश में यूसेर कॉफ नामक जो पुजारी है उसने मिस्र में पांचवा वंश स्थापित किया। उसके पुत्र सहूरे ने, यूसेर कॉफ के पुत्र सहूरे ने मिस्र में नौसेना शक्ति का विस्तार किया, या कहें समुद्री सेना शक्ति का विस्तार किया,
उसके उत्तराधिकारी या सुहरे के उत्तराधिकारियों के समय नूबिया पर कई बार सफल आक्रमण हुए। इनके समय पुजारियों, सामंतों तथा सेनापतियों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और फर्राहों की शक्ति कम हो गई, या ये कहें कि पांचवें वंश में फर्राहों की शक्ति कमजोर पड़ी और सामंतों, सेनापतियों या पुजारियों की शक्ति अधिक बढ़ गई थी। इससे अगला वंश आता है छठा वंश। हमने मिस्र की राजनीतिक इतिहास को 3 पार्टों में लिया था। जो पहला वंश था या पिरामिड काल था, उस समय काल में 6 वंशों का ब्यौरा है, तो उसमें है छठा वंश। सामंतों, पुजारियों तथा सेनापतियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए वह राजपद की प्रतिष्ठा को अच्छी तरह सुदृढ़ करने के लिए छठे वंश के 2 राजा या फर्राहो, पेपी द्वितीय तथा पेपी प्रथम ने बहुत कार्य किए। पेपी प्रथम के सैनिक अभियानों में एक ऊनी नामक सरदार ने काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसके नेतृत्व में मिस्र सेनाओं ने नूबिया, फिलिस्तीन पर भी आक्रमण किए। पेपी प्रथम के पुत्र मनेरे ने भी मिस्र राज्य को काफ़ी शक्ति प्रदान की। पेपी द्वितीय के शासनकाल में मिस्र ने सभी क्षेत्रों में उन्नति की। 2500 ईस्वी पूर्व इस वंश का पतन हो गया। तो इस तरह जो पहला काल आता है उसके बारे में बात आती है। उसमें पहले काल में एक पिरामिडों का निर्माण जो किया गया उसका ब्यौरा आता है। तो इस तरह हमारे 6 वंश पूरे हुए और इस 6 वंशों के समय जो पिरामिडों का निर्माण किया गया उसके बारे में ब्यौरा है। उसमें आता है प्राचीन काल की प्रमुख विशेषता। मिस्र के पिरामिड का निर्माण था। उस समय मिस्र में यह अंधविश्वास प्रचलित था कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य को उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिन वस्तुओं का उपयोग वह अपने जीवन काल में करता है। इसलिए मिस्र के लोग अपने मृतकों के लिए विशाल समाधियां बनाते थे और इन विशाल समाधियों को ही पिरामिड कहा जाता है। मिस्र में सर्वप्रथम पिरामिड बनाने का श्रेय जोसेर के प्रधानमंत्री इम्होटेप को है, या कहें तीसरे राजवंश में जोसेर जो शासक था उसका जो प्रधानमंत्री था इम्होटेप, तो इम्होटेप को यह अधिकार था, यह कहें इम्होटेप ने यह कार्य किया था। उसने मेम्फिस के निकट सक्कर में 190 फुट ऊंचे सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किया था। तो ये आता है इम्होटेप के लिए। प्राचीन काल में राजा तथा सामंत दोनों ही पिरामिड बनवाते थे, परंतु राजा या कहे फर्राहों के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध माने गए हैं। इन पिरामिडों में एक सुरंग बनाई जाती थी जिसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। इसके अंदर की दीवारों पर चित्र बने हुए थे। इनमें एक कमरा होता था जहां पर सम्राट की ममियाँ या उसके शव या सम्राट का शव बोलें रासायनिक लेप लगाकर सुरक्षित रख दिया जाता था, क्योंकि शव को ही ममिया कहा गया है। जब उस पर शव को रासायनिक लेप वगैरह लगाकर जब सुरक्षित रखा गया तो वह मम्मी कहलाई। इनमें गीजा का पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में एक माना गया है, जिसकी लंबाई या कहें गीजा के पिरामिड की जो लंबाई है जो खुफू के द्वारा बनवाया गया था, खुफू जो शासक था, 755 फीट और चौड़ाई 484 फीट है। हेरोडोटस के अनुसार लगभग 12,000 मजदूरों ने 20 वर्षों के कठोर परिश्रम के उपरांत गीजा के पिरामिड का निर्माण किया। इसका निर्माण सम्राट खुफू ने करवाया था। तो यह आता है पहला जो पार्ट कंप्लीट हुआ, पिरामिड काल या प्रथम काल या प्राचीन काल। उसके बाद आता है मध्य काल। प्रथम काल में या प्राचीन काल या पिरामिड काल के जो 6 वंश थे उनके बारे में दूसरे पार्ट में हम राजनीतिक इतिहास की लेते हैं। मध्यकाल या सामंत युग 2500 ईस्वी पूर्व से 1580 ईस्वी पूर्व तक का जो समय काल था। मिस्र के छठे वंश
के पतन के साथ ही पिरामिड काल का भी पतन हो गया। इस अशांति के वातावरण का फायदा उठाकर स्थानीय सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति धारण कर ली और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगे। 7वें तथा 8वें राजवंश के शासनकाल में मेम्फिस नगर का महत्व समाप्त हो गया। 9वें और 10वें राजवंश के समय फ्यूम नखलिस्तान के निकट स्थित हेलियोपोलिस नगर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। मेम्फिस का नगर का महत्व कम हुआ और हेलियोपोलिस नगर का महत्व बढ़ा। हेलियोपोलिस के जो राजा या फर्राह शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वो स्थानीय सामंतों को पराजित करने में पूरी तरह असफल रहे थे। उनके शासनकाल के अंत में सामंतों ने दक्षिण में स्थित नगर थीब्स में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। हेलियोपोलिस में फर्राहों का महत्व था, जो फर्राह शक्तिशाली थे नहीं और उसकी जगह थे सामंत शक्तिशाली, और सामंतों ने दक्षिण मिस्र में थीब्स नगर में अपनी सत्ता स्थापित की। इसके पश्चात मिस्र में 11वें वंश का शासन स्थापित हुआ और इस वंश के फर्राहों ने भी बढ़ती हुई जो सामंतों की शक्ति थी उसको समाप्त नहीं किया। इसके बाद 2000 ईस्वी पूर्व से 1778 ईस्वी पूर्व तक मिस्र पर 12वें वंश ने शासन किया और इस वंश का संस्थापक अमनहोटेप प्रथम था। अमनहोटेप प्रथम 11वें वंश के अंतिम शासक का प्रधानमंत्री और 12वें वंश का संस्थापक माना गया है, या कहें 12वें वंश का पहला शासक भी माना गया है। कहता है अमनहोटेप प्रथम ने सामंतों की शक्ति को दबाने की काफ़ी सफलता प्राप्त की। उसने या अमनहोटेप प्रथम ने थीब्स के स्थान पर मध्य मिस्र में अपनी राजधानी स्थापित की। उसने अनेक शासनकाल में अमनहोटेप के शासनकाल में मिस्र ने बहुत उन्नति की। अमनहोटेप प्रथम के शब्दों में या अमनहोटेप ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं किसान था और देवता को प्यार करता था। मैं किसान था और देवता को प्यार करता था। उसके उत्तराधिकारियों ने हेलियोपोलिस तथा कर्नाक में विशाल मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। अमनहोटेप तृतीय ने अपने शासनकाल में नहरें खुदवाकर फ्यूम के निकट स्थित मोजारिस झील के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया। अमनहोटेप तृतीय ने मोजारिस झील का निर्माण जो करवाया है। उसके बाद आता है अमनहोटेप तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य युग का अंत हो गया। मध्य युग में मिस्र में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। इस काल में व्यापार, वाणिज्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य का विकास हुआ। इस काल में फर्राहों की विशाल मूर्तियां भी बनाई गई हैं। उसके बाद आता है इसी समय काल के दौरान एक नई जाति उभरकर सामने आई, वो थी बीच में हिक्सोस जाति। इसमें क्या आता है? हिक्सोस जाति। तो हिक्सोस जाति के बारे में क्या है कि जो सेमेटिक जाति है, जो सेमेटिक जाति है, सेमेटिक जाति के एक कबीले हिक्सोस ने 12वें वंश के सामंतीय शासक की सत्ता समाप्त करके राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद आता है 13वीं तथा 14वें राजवंश के राजा देश की एकता बनाए रखने में असफल रहे। हिक्सोस का अर्थ क्या है? हिक्सोस का अर्थ पशुपालक राजा होता है। हिक्सोस का अर्थ क्या है? पशुपालक राजा। मिस्री भाषा में हिक्सोस शब्द का अर्थ होता है विदेशी शासक। तो इस तरह इसके दो शब्द निकलकर सामने आए, एक होता है विदेशी शासक, एक होता है पशुपालक राजा।
तो 2 रूप सामने आए हैं। तो इसके बाद हम अगला लेंगे। इसी समय हिक्सोस लोगों के साथ कुछ यहूदी भी आ मिले। जब हिक्सोस जो जाति उभर कर सामने आई तो इनके साथ कुछ यहूदी लोग भी आ मिले। उन्होंने नील नदी के मुहाने पर बसना आरंभ कर दिया। हिक्सोस लगभग 200 वर्षों तक मिस्र वासियों को अपने अधीन करने में सफल रहे। इनके प्रभाव में मिस्र के लोगों ने युद्ध के क्षेत्रों में घोड़ों तथा रथों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार इन्होंने मिस्र वासियों को युद्ध कला में निपुण बना दिया। हिक्सोस लोगों ने मिस्र में बहुविवाह प्रथा को बल दिया। हिक्सोस के शासनकाल में मिस्र के एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए। तो हिक्सोस जाति का जो आधिपत्य मिस्र पर हुआ है, जो 13वें और 14वें राजवंश के शासनकाल में, तो उसके बाद जो चलता रहा तो 200 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। उसके बाद अगला आता है नया या नवीन या साम्राज्यवादी युग, जो 1580 ईस्वी से 650 ईस्वी पूर्व तक था। 13वें वंश से 17वें राजवंश के शासनकाल तक मिस्र पर हिक्सोस जाति का आधिपत्य रहा। हिक्सोस जाति ने मिस्र पर 200 वर्ष तक शासन किया। अहमोस प्रथम के नेतृत्व में मिस्र वासियों ने हिक्सोस जाति के लोगों को हराकर मिस्र से भगा दिया और इसके पश्चात उसने मिस्र में 18वें वंश की स्थापना की। अहमोस प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी अमनहोटेप प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद थुतमोस प्रथम फर्राहो बना। थुतमोस प्रथम ने अपनी पुत्री हर्षेपसुट को प्रशासन चलाने की शिक्षा दी। थुतमोस प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री हर्षेपसुट मिस्र की शासिका बनी। यह दुनिया की पहली शासिका थी जो थी हर्षेपसुट, जो मिस्र की शासिका थी, क्योंकि हर्षेपसुट का जो भाई था थुतमोस तृतीय, थुतमोस जो प्रथम था उसका पुत्र था थुतमोस तृतीय, और थुतमोस तृतीय नाबालिग था, इसलिए हर्षेपसुट शासिका बनी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थुतमोस तृतीय था, जो हर्षेपसुट के बाद गद्दी पर बैठा। थुतमोस तृतीय ने एशिया पर 15 बार आक्रमण किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। थुतमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। थुतमोस तृतीय ने करनाक में मंदिरों का निर्माण के साथ साथ जलबेड़ों का भी निर्माण कराया। उसके बाद इसी क्रम में थुतमोस तृतीय की मृत्यु के बाद अमनहोटेप द्वितीय, अमनहोटेप तृतीय, अमनहोटेप चतुर्थ, इस तरह शासक मिस्र की राजगद्दी पर बैठे। अमनहोटेप चतुर्थ ने अपने अधिकतर समय सौर देवता एटन की उपासना में लगा दिया। सौर देवता जो थे एटन, इसी देवता के नाम पर, या कहीं एटन या सौर देवता एटन के नाम पर अमनहोटेप चतुर्थ ने अपनी राजधानी का नाम अखनाटन रखा। अमनहोटेप चतुर्थ की मृत्यु के बाद 18वें वंश का पतन हो गया। उसके बाद आता है अमनहोटेप की मृत्यु के बाद, या कहें 18वें वंश के पतन के बाद, मिस्र पर 19वां पतन वंश की स्थापना रेमेसेस द्वितीय ने की। रेमेसेस द्वितीय अयोग्य और अभिलाषी शासक था। वह युद्ध व प्रशासनिक कार्यों की बजाय विश्व सुंदरी स्त्रियों के साथ प्रेम में अपना समय व्यतीत करता था। उसने अनेक सुंदर लड़कियों से विवाह किए। कहता है रेमेसेस द्वितीय की संतानें बहुत सुंदर थी। कहा जाता है कि उसके 100 से अधिक पुत्र
और 50 से अधिक पुत्रियां थी। इस रमेसेस द्वितीय की मृत्यु के साथ ही 19वें वंश का पतन हो गया। इसके पश्चात शैतनाखेत नाम के एक व्यक्ति ने 20वें राजवंश की स्थापना की। रमेसेस तृतीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 20वें वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रमेसेस तृतीय था। इस काल में मिस्र राज्य का विकास हुआ। रमेसेस तृतीय की मृत्यु के बाद मिस्र राज्य का पतन शुरू हो गया। मिस्र राज्य पर 21वें राजवंश से 25वें राजवंश तक विदेशियों का शासन रहा। उसके बाद सामंतिक नामक व्यक्ति ने 26वें राजवंश की स्थापना की, परंतु 525 ईस्वी पूर्व में इस वंश का पतन हो गया और इसके साथ ही मिस्र का स्वतंत्र इतिहास का भी पतन हो गया। 30 ईस्वी पूर्व मिस्र पर रोम साम्राज्य का अधिकार हो गया और मिस्र रोम साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। यह हमने आज पढ़ा कि जो मिस्र का राजनीतिक इतिहास था और उसके 3 पार्ट थे। इसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन या विशेषताएं या देन होंगी, जो अगली वीडियो में होंगी। धन्यवाद।